जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBN क्लासेज में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से अपने तैयारी में लगे होंगे। तो हमने अब तक संविधान की क्लास में जो इंट्रोडक्शन क्लास था वो सारे क्लासेज कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगला चैप्टर जो हम लोग शुरू करेंगे वो भारत का संवैधानिक विकास होगा, अर्थात भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नेम है भारत में संवैधानिक विकास। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, भारत में संवैधानिक विकास अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, मतलब भारत में जो संविधान भारत का बना हुआ है उसकी नींव कैसे पड़ी, कहाँ से इसकी नींव बननी तैयार हुई, कौन से ऐसे चीज़ आए या कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जो भारतीय संविधान को लिखने के लिए प्रेरित की या उनसे मिलता जुलता अंश भारत के संविधान में पाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो जब बात आती है कि भारत का जो संविधान है अर्थात भारत में जो संवैधानिक विकास है उसकी नींव कहाँ से पड़ी, तो जैसा कि हम जानते हैं कि सन 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, वहीं से हम भारत में संवैधानिक विकास की रूपरेखा को पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें हुई जिससे कि भारत में संवैधानिक विकास हुआ और आगे चल के संविधान बनाने में इन सारी चीज़ों की मदद ली गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संवैधानिक विकास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, संवैधानिक विकास की जब बात आती है तो संवैधानिक विकास में हम दो चीजों को पढ़ेंगे। संवैधानिक विकास में पहला तो हम ये पढ़ेंगे कि संवैधानिक मूल्यों का विकास कैसे हुआ। फिर संवैधानिक विकास में दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि संवैधानिक संस्थाओं का विकास कैसे हुआ, अर्थात संवैधानिक मूल्यों को हम पढ़ेंगे। संवैधानिक मूल्य, संवैधानिक मूल्य में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी तो हम आपको बता चुके हैं। स्वतंत्रता, लोकतंत्र, न्याय, ये सारी चीजें संवैधानिक मूल्य के अंतर्गत आती है। जब हम लास्ट क्लास में आप लोगों को संविधानवाद पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे अच्छे से हम बताए थे कि अगर जिस किसी भी देश में संविधान के नैतिक मूल्य पाए जाएंगे जिस संविधान में, वहाँ पे संविधानवाद भी पाया जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला हम पढ़ेंगे संवैधानिक विकास के अंतर्गत हम पहला क्या पढ़ेंगे, संवैधानिक मूल्यों का विकास। संवैधानिक मूल्यों के विकास में हम जैसे लोकतंत्र हो गया, स्वतंत्रता हो गई और न्याय हो गया, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। उसके बाद दूसरा जब हम पढ़ेंगे तो संवैधानिक संस्थाओं का विकास। संवैधानिक संस्थाओं का विकास, संवैधानिक संस्थाओं का विकास, इसके अंतर्गत जैसे कार्यपालिका का उदय कैसे हुआ, विधायिका का उदय कैसे हुआ और न्यायपालिका का उदय कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे हम। हालांकि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू हम आपको दे चुके हैं
तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता है, और संविधानवाद जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे भी इन सारी चीज़ों के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो हमने क्या बताया कि जो यहाँ पे भारत का संवैधानिक विकास वाला जो चैप्टर है, इसमें हम ये देखेंगे कि संवैधानिक विकास किन किन रूपों में हुआ। तो संवैधानिक विकास जो हुआ वो 2 रूपों में हुआ। संवैधानिक मूल्यों का विकास अर्थात लोकतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय इत्यादि का विकास, और दूसरा संवैधानिक संस्थाओं का विकास। तो संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद बात आती है कि जो भारत में संवैधानिक विकास हुआ है वो किस किस प्रकार से हुआ है, तो उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 31 दिसंबर सन 1600 में ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। 31 दिसंबर सन 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी। उन्होंने एक कंपनी को भारत में 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। एलिजाबेथ प्रथम ने, जो ब्रिटेन की महारानी थी उस टाइम, एक कंपनी थी ब्रिटेन की ही जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था, उसको भारत में व्यापार करने के लिए 15 वर्ष की अनुमति दी। ठीक है, सन 1600 में। तो यहीं से भारत में जो संवैधानिक विकास की नींव है वो पड़ जाती है सन 1600 से ही। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि जो कंपनी थी उसमें कितने भागीदार थे, तो उस कंपनी में टोटल 217 भागीदार थे। उस कंपनी में 217 भागीदार थे। फिर कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि उस कंपनी की जो कैपिटल थी वो कितनी थी, अर्थात उस कंपनी को जब स्टार्ट किया गया था तो उसकी पूंजी कितनी थी। तो जब इसकी बात आती है तो 30,133 पाउंड थी। कंपनी में 217 लोग भागीदार थे। उसके बाद कंपनी की जो प्रारंभिक पूंजी थी वो 30,133 पाउंड थी। उसके बाद जब बात आती है कि कंपनी को कौन मॉनिटर कर रहा था, अर्थात कंपनी को कौन देख रहा था, अर्थात कंपनी का संचालन कौन कर रहा था, तो इसके जवाब में हम बोलते हैं कि गवर्नर थे, फिर उप गवर्नर और 24 अन्य लोग थे। ये सारे लोग मिलके कंपनी को नियंत्रित करते थे। ठीक है, इन सारे लोगों को मिलाकर ही गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की संज्ञा इन सारे लोगों को दी गई। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। तो हम यहाँ पे क्या देख लिए कि भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हुआ 31 दिसंबर सन 1600 में, जिसको 15 वर्ष के व्यापार के लिए एलिजाबेथ प्रथम ने, जो ब्रिटेन की महारानी थी उस समय, अनुमति प्रदान की भारत में व्यापार करने के लिए। जब कंपनी को प्रारंभ किया गया था उस टाइम उसमें 217 भागीदार थे और प्रारंभिक पूंजी कंपनी की जो थी वो 30,133 पाउंड थी। और इस कंपनी को नियंत्रित करने का कार्य गवर्नर, उप गवर्नर और 24 अन्य लोग करते थे, जिन सारे लोगों को मिला के सामूहिक रूप से गवर्नर जनरल और उसकी परिषद बोला जाता था। इसी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी बोला जाता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, या इसी को निदेशक मंडल भी बोला जाता था, निदेशक मंडल। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां तक हो गई। अब हम देखेंगे कि भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ है वो किन किन चरणों में हुआ है। तो अब उसकी बात यहां पे हम करेंगे।
देखिए, जब भारत में हम संवैधानिक विकास को पढ़ेंगे तो इसको हम दो चरणों में बांटेंगे। पहला किस में बांटेंगे? पहला कंपनी और दूसरा बांटेंगे ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद। ब्रिटिश संसद को ही ब्रिटिश क्राउन बोला जाता है। देखिए, जो भारत में संवैधानिक विकास हुआ उसको हम दो चरणों में पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ समय तक कंपनी ने शासन किया था और कुछ समय तक ब्रिटिश क्राउन ने शासन किया था। तो ब्रिटिश क्राउन और कंपनी ने कब कब तक शासन किया था उसको यहाँ पे हम देखेंगे। तो जब बात आती है ब्रिटिश क्राउन की और कंपनी की, तो कंपनी को भी हम दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। कंपनी को भी हम दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। पहला व्यापार और दूसरा व्यापार प्लस राजनीति। इसको दो पार्ट में हम क्यों बांट रहे हैं? तो जैसा कि हम देखते हैं कि जब स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी 15 वर्षों के लिए व्यापार करने के उद्देश्य से, तो उस टाइम हम क्या देख रहे थे कि कंपनी का फोकस सिर्फ और सिर्फ व्यापार पे ही था। तो एक पीरियड हम वहां तक पढ़ेंगे जहां तक कि कंपनी का फोकस सिर्फ और सिर्फ व्यापार पे था, उस पीरियड को पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ समय के बाद कंपनी व्यापार के साथ साथ राजनीति में भी आ गई, अर्थात शासन करने के उद्देश्य से भी कंपनी कार्य करने लगी। तो जहां से कंपनी ने शासन करने के उद्देश्य से काम करना स्टार्ट किया, वहां से और जहां तक कंपनी ने शासन किया वहां तक के पूरे कार्यकाल को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो कंपनी ने व्यापार के उद्देश्य से जो काम किया वो 1600 से लेके और 1765 तक कंपनी का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य क्या था? व्यापार करना था। ठीक है, क्या हमने बताया कि कंपनी का 1600 से लेके और 1765 तक जो उद्देश्य था वो सिर्फ और सिर्फ क्या था? व्यापार करना था। ठीक है, उसके बाद 1765 से लेके और 1858 तक कंपनी व्यापार के साथ साथ क्या करती रही? राजनीति में भी आ गई। कंपनी व्यापार के साथ साथ राजनीति में भी आ गई। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। ठीक, अब यहां पे हम देखेंगे कि देखिए, अब 1600 से 1765 तक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो यहां पे हम देखिए मिटा देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। यहां पे चार्टर एक्ट 1600, उसके बाद चार्टर एक्ट 1726, उसके बाद प्लासी युद्ध 1757, उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 और उसके बाद इलाहाबाद की संधि 1765। ठीक है, ये कौन से पीरियड का है? 1600 से लेके 1765 तक का। ये यहां तक कंपनी का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य क्या था? व्यापार करना था। यहां तक कंपनी का जो उद्देश्य था वो सिर्फ और सिर्फ क्या था? व्यापार करना था। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत हम चार्टर एक्ट 1600 पढ़ेंगे, चार्टर एक्ट 1726 पढ़ेंगे, प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764 और इलाहाबाद की संधि 1765। इन सारी चीजों को व्यापार वाला जो पीरियड है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इसमें हम पूरा हिस्ट्री के
पर्पज से नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम हिस्ट्री के पर्पज से नहीं पढ़ेंगे। इसमें पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य होगा कि ये भी जो भी एक्ट और युद्ध हुए हैं उनसे कौन सी ऐसी चीजें निकल के आई हैं जो संवैधानिक विकास में मदद की है, अर्थात संविधान बनाने में उनका योगदान रहा है। उन सब चीजों को यहाँ पे हम देखेंगे और पूरा हिस्ट्री यहाँ पे हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। हिस्ट्री में इन सब चीजों को पढ़ा जाएगा तो वो हिस्ट्री के नजरिए से पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब जब व्यापार और राजनीति की बात आती है, जब व्यापार और राजनीति की बात आती है तो यहां पे हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट। उसके बाद पढ़ेंगे हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट और उसके बाद हम पढ़ेंगे 1853 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये सारी चीजों को हम किस में पढ़ेंगे? व्यापार प्लस राजनीति में, क्योंकि 1765 के बाद कंपनी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना न होके शासन करना भी हो गया था, अर्थात राजनीतिक उद्देश्य भी कंपनी के अंदर समाहित हो गया था, जिस वजह से इन सारी चीजों को हम बढ़िया से पढ़ेंगे। इसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, उसके बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो गया, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, उसके बाद 1786 में भी एक एक्ट आया था, भूल गए इसमें, 1786 में भी एक एक्ट आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, उसको भी पढ़ा जाएगा। उसके बाद 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1853 का रेगुलेटिंग एक्ट, इन सारी चीजों को पढ़ा जाएगा। तो कंपनी के शासन के अंतर्गत हम 1665 से लेके और 1858 तक पढ़ेंगे, ठीक है। ये कितना था? 1765 से लेके 1858 तक, ठीक है। इन सारी चीजों को पढ़ा जाएगा। उसके बाद बात आती है ब्रिटिश क्राउन की। तो ब्रिटिश क्राउन तो हुआ क्या कि 1858 से जो भारत में शासन करने का कार्य हुआ, भारत में जो शासन करने का कार्य हुआ वो ब्रिटिश क्राउन द्वारा किया जाने लगा। तो यहां पे हम पढ़ेंगे 1858 का एक्ट, उसके बाद 1861 भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। उसके बाद हम यहां पे पढ़ेंगे, दो चीजें हो गई। उसके बाद 1873 का एक्ट पढ़ा जाएगा, उसके बाद 1876 का एक्ट पढ़ा जाएगा, ठीक है। हमने अब तक आप लोगों को क्या बताया? हमने यही बताया कि जो ब्रिटिश क्राउन का शासन है वो 1858 से प्रारंभ होता है, 1858 से प्रारंभ होकर 1947 तक जाता है, अर्थात भारत के आज़ादी तक जाता है, ठीक है। 1858 से लेके 1947 तक। यहाँ पे हम देखेंगे 1858 का एक्ट, 1861 का एक्ट, 1873 का एक्ट, 1876 का एक्ट, ठीक है। इतना को हम देख लिए। उसके बाद हम देखेंगे 1892 का, ये फिर आ गया भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। उसके बाद 1909, ये भी क्या है? भारत परिषद अधिनियम ही है, ठीक है। 1909 का जो एक्ट आ गया तो वो भी क्या आ गया? भारत परिषद अधिनियम, यही वाला हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम, उसके बाद हम पढ़ेंगे 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इन सारी चीजों का जब हम अध्ययन कर लेंगे तो हमारा जो भारत का संवैधानिक विकास वाला चैप्टर है वो पूरी तरह क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो
तो हमने अब तक आपको क्या बताया कि भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो यहाँ पे हम आपको बताएं कि संवैधानिक विकास में हम पढ़ेंगे कि संवैधानिक विकास में जैसे संवैधानिक मूल्यों का विकास हुआ, फिर संवैधानिक संस्थाओं का विकास हुआ, दोनों का मिला के जब हम पढ़ लेंगे तो वो टोटल कंप्लीट हो जाएगा संवैधानिक विकास। उसके बाद हमने आपको क्या बताया कि संवैधानिक विकास को 2 चरण में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला चरण होगा कंपनी के शासन वाला, ठीक है, और दूसरा चरण होगा ब्रिटिश क्राउन अर्थात ब्रिटिश संसद के शासन का चरण। तो कंपनी के शासन में भी हम 2 प्रकार से बांटेंगे, क्योंकि स्टार्ट में, शुरुआत में, प्रारंभ में जब कंपनी भारत में आई थी तो उसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य व्यापार करना था, लेकिन कुछ समय के बाद कंपनी का व्यापार के साथ साथ राजनीति में भी हस्तक्षेप शुरू हो गया और कंपनी ने शासन के तरफ भी रुख अपना कर लिया। तो उस सारे 2 चीजों को भी हम बांट के पढ़ेंगे। तो सन 1600 से लेके और 1765 तक जो कंपनी का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य था वो क्या था, व्यापार करना। तो इसके अंतर्गत हमने बताया कि चार्टर एक्ट 1600 पढ़ा जाएगा, उसके बाद चार्टर एक्ट 1726 पढ़ा जाएगा, फिर प्लासी युद्ध 1757 पढ़ा जाएगा, उसके बाद बक्सर युद्ध 1764 पढ़ा जाएगा, उसके बाद इलाहाबाद की संधि पढ़ी जाएगी 1765 जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी कंपनी को। उसके बाद 1765 से लेके 1858 तक का जो कार्यकाल है इसमें कंपनी व्यापार के साथ साथ राजनीति में भी हिस्सा लेना प्रारंभ कर देती है। तो इसके अंतर्गत हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद 1784 का हम पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद 1786 का हम एक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद 1833 और 1853 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे। जब इतना हम पढ़ लेंगे तो ये कंपनी का जो टोटल कार्यकाल है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब ब्रिटिश क्राउन की बात आएगी तो उसमें हम 1858 का एक्ट पढ़ेंगे, 1861 का एक्ट पढ़ेंगे, भारत परिषद अधिनियम, 1873 का एक्ट पढ़ेंगे, 1876 का एक्ट पढ़ेंगे, 1892 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ेंगे, 1909 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ेंगे, उसके बाद 1919 का भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम को पढ़ा जाएगा। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया, उसका क्या रोल था भारत के संविधान को बनाने में, उसको भी संवैधानिक विकास के अंतर्गत ही पढ़ा जाएगा। और उसके बाद लास्ट में 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ा जाएगा, तब जाके ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, अब अगली क्लास में हम यहां से स्टार्ट करेंगे चार्टर एक्ट 1600, ठीक है। तो ये आज के क्लास में दोस्तों सिर्फ इतना ही, और कोशिश करते हैं, नहीं उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगले क्लास में हम चार्टर एक्ट सन 1600 से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आगे क्रमशः हर एक घटनाओं को पढ़ते हुए जाएंगे, किन किन चीज़ों से संवैधानिक विकास में क्या क्या चीज़ें मिली हैं हमको, उन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में एकदम पढ़ेंगे, हायर लेवल तक एकदम। तो ठीक है, आप सभी का धन्यवाद, और कोशिश अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।